चलिए दोस्तों, तो जो अगला हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में है। तो 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्यों की चर्चा करें। तो बुंदेलखंड क्षेत्र हमारा कहाँ पे पड़ता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है, यहाँ देखिए मैप में देख लेते हैं। ये देखिए बुंदेलखंड जो हमारा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ना, ये बुंदेलखंड में आता है। कौन सा, झांसी, हमीरपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, तो ये सारे आते हैं। जालौन, ये सारे बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। तो बुंदेलखंड में कौन कौन से लोक नृत्य गाए जाते हैं, लोक नृत्य क्या होते हैं, तो लोक नृत्य क्या होते हैं, किसी क्षेत्र विशेष को, जैसे हमने अभी पढ़ा था लोक नृत्य के बारे में क्या होता है, ये देखिए लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या होते हैं, लोक नृत्य वह नृत्य होता है जो किसी क्षेत्र विशेष की जनजाति या ग्रामीण संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, जीवन शैली को दर्शाता है। यानी किसी क्षेत्र विशेष में कोई ग्रामीण संस्कृति है, वहां की परंपरा है, रीति रिवाज है, जीवन शैली, उसको दर्शाता है, सामूहिक रूप से किया जाता है। ठीक है, तो लोक नृत्य, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में बता। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से सैरा लोक नृत्य होता है, जो फसल कटाई के समय होता है, जब किसान फसल काटते हैं तो सैरा लोक नृत्य, भाई फसल काटेगा खुशी होगा, तो खुशी के समय में, फसल काटते समय किसान सैरा नृत्य करते हैं, यानी नाचते हैं कि भाई बहुत अच्छा, गाते भी होंगे तो वो भी कुछ होगा, नाचते भी होंगे। खुरिया नृत्य होता है, ठीक है, ख्याल नृत्य, देवी नृत्य, राई नृत्य, कार्तिक नृत्य, दीप नृत्य, लठमार दीवारी नृत्य, पाई डंडा नृत्य, ये सारे नृत्य होते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। तो पहले मुख्य भाग समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, उसमें कौन कौन से लोक नृत्य, तो इसको कहते हैं मुख्य बॉडी, मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, यानी आंसर। तो कौन कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्यों का विवरण निम्नलिखित प्रकार है। आगे हम ऊपर लिख सकते हैं कि लोक, पहले हम इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि लोक नृत्य क्या है, तो लोक नृत्य किसी क्षेत्र विशेष में जो ग्रामीण संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं, सामाजिक परंपराएं होती हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व करने वाला नृत्य ही लोक नृत्य कहलाता है, या किसी जनजाति समूह की संस्कृति होती है, सामूहिक रूप से किया जाता है, ये लिख सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य निम्नलिखित हैं, ऐसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ऊपर हम पढ़ेंगे लेकिन अभी इसको देखना है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य है, ख्याल लोक नृत्य है, सहरा लोक नृत्य है, कैसे फसल काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से किया जाता है, घोड़ा नृत्य हो गया। इसमें क्या होता है, जब भी कभी मांगलिक या शुभ अवसर होते हैं तो बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा कराया जाता है। तो ये घोड़ा नृत्य कौन करता है, घोड़े, एक कट घोड़वा नृत्य होता है, वो पूर्वांचल में चलता है। उसमें क्या करता है, एक आदमी होता है, जैसे कभी आप लोगों ने देखा हो, तो होता क्या है कि एक आदमी लकड़ी का ऐसे घोड़ा बना लेता है, उसको पहन लेता है और कपड़े से उड़ा लेता है ऐसे घोड़ा जैसा, और डांस करता है, तो जैसे लगता है वो घोड़े में बैठा हुआ है, लेकिन वो पूर्वांचल में चलता है। ये घोड़ा नृत्य है, इसमें तो घोड़े को ही डांस कराया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या होता है, कोई मांगलिक अवसर होता है, शुभ अवसर होता है, तो वहां पर बाजों की धुन पर, बहुत सारे ढोल नगाड़े बाजे वगैरह बजाते हैं, तो बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा कराए जाने वाला नृत्य है घोड़ा नृत्य। फिर थुरिया नृत्य है। थुरिया नृत्य क्या होता है, प्रजापति यानी कुम्हार जो समुदाय के लोग स्त्री का वेश धारण करके करते हैं, यानी थुरिया नृत्य कौन करता है, जो प्रजापति समुदाय के या कुम्हार समाज के लोग होते हैं, वे स्त्री वेश धारण करके करते हैं। देवी नृत्य क्या होता है, देवी नृत्य भी बुंदेलखंड में। देवी नृत्य में क्या होता है, बहुत सारे डांसर होते हैं, उनमें से एक डांसर होता है यानी नर्तक होता है, वो देवी का रूप धारण कर लेता है, बढ़िया लगा लेगा, उसी तरह बाल बड़े लगा लेगा, देवी का रूप धारण कर लेगा, और डांसर जो होंगे उसके आसपास देवी मान करके उसके आसपास डांस करेंगे। तो ये होता है देवी नृत्य। क्या होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है, और इस नृत्य में नर्तक क्या करता है, देवी रूप धारण करके अन्य नर्तकों के सम्मुख खड़ा रहता है, और शेष नर्तक क्या करते हैं, डांस करते हैं। फिर राई नृत्य होता है, श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के समय होता है। जैसे आप जानते हो कि जन्माष्टमी को क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में ही देखिए, हम अगला पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं यहाँ पे। बुंदेलखंड क्षेत्र में ही जो कन्हैया आठे कहा जाता है, ये देखिए ये है कन्हैया आठे। तो कन्हैया आठे उस त्योहार को कहते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और इसी दिन कन्हैया आठे के ये दिन जो डांस किया जाता है, उस डांस को क्या कहते हैं, कन्हैया आठे एक त्योहार है जो श्री कृष्ण के जन्म दिवस यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है, और उसी दिन महिलाओं द्वारा विशेष करके एक डांस किया जाता है जिसको राई नृत्य कहते हैं, यानी कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के
अवसर पर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, उसको राई नृत्य कहते हैं। आप समझिए, पाई डंडा नृत्य का है, पाई डंडा नृत्य भी कहते हैं अहीर समुदाय जो यहाँ पे रहते हैं, यादव समुदाय रहते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, पाई डंडा नृत्य किया जाता है। दीप नृत्य होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कि पता चल रहा है दीप, तो बहुत सारे दिए होते हैं, दीपक होते हैं ना, उनको थाली में रख लेंगे, ठीक है, या फिर घड़े में रख लेंगे, कलश में रख लेंगे, फिर उसको रख लेंगे सर पे, और सर पे रखने के बाद में बढ़िया तरीके से डांस करेंगे, तो वही है दीप नृत्य। ये भी अहीर समुदाय द्वारा, पाई डंडा नृत्य भी अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है, दीप नृत्य भी अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। तो बुंदेलखंड समुदाय के अहीरों द्वारा अनेकानेक दीपों को प्रज्वलित करके किसी घड़े, कलश अथवा थाली में रखकर उन प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है। कार्तिक नृत्य क्या होता है, कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा कृष्ण तथा गोपी बनकर नृत्य किया जाता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक नृत्य भी होता है, उसमें क्या होता है, जो नर्तक होते हैं कृष्ण बन करके या गोपी बन करके डांस करते हैं, उसको कार्तिक नृत्य। वैसे देखते हैं कि कार्तिक कौन सा महीना होता है, कार्तिक कौन सा महीना, तो ये 8वां महीना होता है हमारा, कौन सा, सावन भादो कुंवर कार्तिक, ऐसे होता है, सावन भादो कुंवर कार्तिक। ये ऐसे नंबर से देखिए, देख लेते हैं एक बार। शुरुआत हुई है, देखिए कार्तिक महीने में ये होता है, कार्तिक दिन से चैत बैसाख, ये देखो अगर देखा जाए तो हिंदी के महीने चैत बैसाख जेठ आषाढ़, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ हो गए, सावन भादो कुंवर कार्तिक, कुंवर को अश्विन भी कहते हैं, कुंवर सावन भादो कुंवर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हिंदी, तो कार्तिक नृत्य, कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा, नर्तक इसमें क्या करते हैं, कृष्ण बन जाते हैं, गोपी बन जाते हैं, बढ़िया हुलिया धारण कर लेते हैं और डांस करते हैं। उसी तरह लठमार दीवारी नृत्य का होता है, दीवारी नृत्य हमारे यहाँ भी होता है, अगर फतेहपुर को कोई होगा तो वो जानता होगा, दीवारी यादव समुदाय द्वारा खेला जाता है, ये भी, यानी लठमार दीवारी हो गया, फिर दीप नृत्य हो गया, पाई डंडा नृत्य हो गया, तो इनके द्वारा किया जाता है। लठमार दीवारी नृत्य बुंदेलखंड विशेष करके चित्रकूट में दिवाली के दिन ढोल नगाड़े की तान पर आकर्षक वेशभूषा के साथ मोर पंखधारी लठैत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हुए नृत्य और खेल का प्रदर्शन करते हैं। तो लठमार दीवारी नृत्य क्या होता है, ये भी क्या कहते हैं, ये होता है विशेष करके बुंदेलखंड के चित्रकूट क्षेत्र में। इसमें क्या होता है, नर्तक लाठी डंडे ले लेते हैं, ढोल नगाड़े की ताल पर एक दूसरे पर वार करते हैं, बचाव करते हैं, और ऐसे लड़ते हैं जैसे युद्ध की भांति लड़ रहे हो, और ये पूरा डांस फॉर्म में होता है, इधर से उधर उछल के जाते हैं, ऐसे होता है। तो ये चीज होती है। अब फिर क्या कहते हैं, अब चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, एक है पहला ख्याल नृत्य, ये पुत्र जन्मोत्सव को बुंदेलखंड में किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि रंगीन कागज और बांस की सहायता से मंदिर बना देते हैं, फिर उसको सिर पर रख लेते हैं। ज्यादातर देखो दीप नृत्य में भी सिर पे रख रहे हैं, दिया जला के थाली में, घड़े में या कलश में रख के उसको सर पे रख के उसी तरह ख्याल नृत्य में क्या होता है कि एक रंगीन कागज, जैसे बांस है, बांस का पतला पतला कुछ मंदिर जैसा बना लेंगे, उसमें कागज से बढ़िया सजा देंगे, फिर उसको रख लेंगे सर पे, डांस करेंगे। बच्चे का जन्म हुआ है, लड़के का जन्म हुआ है, देखो लड़के पुत्र जन्मोत्सव के हो, तो उसको कहते हैं ख्याल नृत्य। उसी तरह होता है सैरा नृत्य। सैरा नृत्य में किसान क्या करता है, फसल कटाई के समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से घोड़ा नृत्य क्या होता है, मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा कराया जाता है। फुरिया नृत्य कौन करता है, प्रजापति कुम्हार जो समुदाय स्त्री का वेश धारण कर करते हैं। देवी के नृत्य में कई डांसर होते हैं, और एक नर्तक क्या होता है, देवी का रूप धारण करके अन्य के सामने खड़ा हो जाता है, और शेष नर्तक नृत्य कर। राई नृत्य क्या होता है, ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय महिलाओं द्वारा किया जाता है। पाई डंडा नृत्य क्या होता है, ये अहीरों द्वारा किया जाता है। दीप नृत्य भी अहीरों द्वारा किया जाता है, अनेक दीपों को रख करके। फिर कार्तिक नृत्य, कार्तिक महीने में नर्तकों द्वारा कृष्ण गोपी बनकर किया जाता है। लठमार दीवारी नृत्य क्या होता है, चित्रकूट में दीपावली के दिन ढोल नगाड़े की ताल पर वेशभूषा के साथ मोर पंखधारी, यानी मोर पंख लगाते हैं, जैसे कृष्ण लगाते हैं, कबीर के उसमें फोटो में आपने देखा होगा, संत कबीर। तो मोर पंखधारी लठैत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ करते हुए नृत्य और खेल का प्रदर्शन करते हैं। निष्कर्षतः बुंदेलखंड के लोक नृत्यों के माध्यम से, अब ये स्टेटमेंट कहीं भी लागू हो जाएगा जो नीचे वाला दिया, बुंदेलखंड के लोक नृत्यों के माध्यम से या लोक नृत्यों के माध्यम से बुंदेलखंड की सांस्कृतिक झलक का ज्ञान होता है, या कहें कि लोक नृत्यों के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक झलक का ज्ञान होता है। इनके माध्यम से किसी क्षेत्र की ऐतिहासिक घटनाएं, पुराणों के कोई दृश्य होगा, कोई कहानी होगा, शास्त्रों के रहस्य, सामाजिक जीवन का सौंदर्य, उनका संघर्ष, सभी इन नृत्यों में दिखता है। समसामयिक सामाजिक परिस्थितियों की झलक भी इन नृत्यों में हो सकता है कि कोई जो वर्तमान की परिस्थिति का भी उसमें चित्रण कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ से
ऊपर वाला पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। जैसे कि हम शुरू में देख चुके थे कैसे लिखना है इसको, शुरुआत ऐसे करनी है कि लोक नृत्य क्या कर रहा है। प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में के प्रमुख लोक नृत्यों की चर्चा करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य क्या होते हैं पहले ये बता देंगे और फिर करने की कोशिश करेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न लोक नृत्यों का प्रचलन है। बुंदेली लोक नृत्य में विभिन्न प्रकार के गीतों का गायन किया जाता है, यानी बुंदेली लोक नृत्य के अंतर्गत निम्नलिखित लोक नृत्य आते हैं, जैसे ख्याल, सहरा नृत्य, राई, देवी नृत्य, थुरिया, पाई डंडा, लठमार, दीवारी, कार्तिक दीप। प्रत्येक नृत्य किसी न किसी प्रकार की परंपरा रीति रिवाज से जुड़ा होता है, यानी कोई भी नृत्य कोई कोई बच्चे के जन्म के समय हो रहा है, कोई किसान फसल काटते समय कर रहा है, कोई कृष्ण की जन्माष्टमी के समय हो रहा है। तो अलग अलग प्रत्येक जो लोक नृत्य होता है किसी न किसी परंपरा रीति रिवाज से जुड़ा होता है। इन नृत्यों की जो वेशभूषा, जो नृत्य करते समय नर्तक जो वेशभूषा पहनता है वो बुंदेलखंड के रंग में रंगी हुई होती है, यानी बुंदेलखंड संस्कृति से संबंधित होती है। इन नृत्यों के गीतों की जो लय होती है अलग अलग प्रकार की होती है। बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य निम्नलिखित है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है 10वां नंबर, वो क्या है, उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कथक। जो शास्त्रीय नृत्य है, वैसे तो पूरे भारत में कई सारे नृत्य हैं, ओडिसी हो गया और कई तरह तरह के हैं, तो उसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश का भी एक शास्त्रीय नृत्य है जिसको कथक कहते हैं। इसके बारे में प्रश्न है कि इसका वर्णन कीजिए तथा इससे संबंधित घरानों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यानी क्या है, ये पूछ रहा है प्रश्न कि जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक, इसका वर्णन कीजिए, इसके बारे में बताइए तथा इससे संबंधित घरानों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ी सी कहानी के रूप में इसको समझ लेते हैं, फिर प्रश्न में आएंगे, उत्तर में आएंगे जो किताब में दिया हुआ है। तो देखते हैं हम। हाँ, तो कथक क्या होता है, सबसे पहले कथक क्या होता है। तो कथक का मतलब होता है जैसे कि दिया हुआ है, कथक जैसे कि इसको समझिए, तो कथक का पूरा अगर देखोगे तो इसको सही तरीके से अगर थोड़ा संधि विच्छेद करोगे, थोड़ा इसका अर्थ मूल रूप समझोगे तो कथक का अर्थ होता है कथाकार या कथावाचक। कथक का अर्थ कथाकार या कथावाचक होता था। होता यह था कि जब प्राचीन काल में जो कथावाचक होते थे, ये जो पुरानी हमारी रामायण महाभारत पुराण या फिर अन्य कोई धार्मिक पौराणिक कथा होती थी, तो उनमें जो कहानियां होती थी उनको नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया करते थे, और ये मंदिरों में थे, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में भटकते थे, जाते रहते थे, वहां पे प्रदर्शन किया करते थे, इनको कुछ पैसा मिलता था, वे थे। तो इस तरह से डांस था। तो ये एक मूल रूप में गई कि क्या है इसका विकास कैसे देखने को मिलता है। तो विकास हमको देखने को मिलता है भक्ति आंदोलन में। ठीक है, भक्ति आंदोलन में हम देखते हैं जो वैष्णव भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, जो राम की और कृष्ण की, राम हो गए कृष्ण हो गए, इनकी इनके कथनों को, इनके इनके क्या कहते हैं महिमा को गाया करते थे, उनका प्रदर्शन किया करते थे। मुगल काल में क्या हुआ कि इस ये जो मंदिर में अभी तक केवल कथक का प्रदर्शन मंदिर में होता था, ठीक है, भक्ति के लिए होता था, पूजा पाठ के लिए होता था। लेकिन अब क्या हुआ, जो मुगल दरबार में जो बड़े बड़े राजा महाराजा शहंशाह वगैरह हो गए तो उनके प्रस्तुत किया जाने लगा, दरबारी नृत्य के रूप में आ गया सामने। ठीक है, फिर इनका अंग्रेजों के समय में थोड़ा सा इसका डाउनफॉल आया, गिर गया, क्योंकि अंग्रेज तो इसको वो करते थे, उपेक्षा करते थे, चिढ़ाते थे, कहते थे तो नाच है ऐसे। लेकिन जो नवाब थे, लखनऊ का जो नवाब हुए वाजिद अली शाह, जो आखिरी नवाब थे, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। उन्हीं के देख रेख में उन्होंने ही इसको लखनऊ घराने की स्थापना की थी। कई घराने हैं इसमें, 3-4 घराने हैं। लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, जयपुर घराना है, ठीक है, और एक घराना और है, वो घराना है, एक सेकेंड, जयपुर घराना, बनारस, रायगढ़ घराना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो 4 घराने, मुख्यतः 3 घराने हो गए। तो घराने क्या होते थे, घराने वे परिवार होते थे, वे परिवार होते थे या कहे परंपरा होती थी, घर होते थे जो किसी एक शास्त्रीय नृत्य को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाया करते थे। इसमें गुरु शिष्य परंपरा का अनुपालन किया जाता था। जो गुरु होता था वो अपने शिष्यों को सिखाता था। ये क्या करते थे, जो शास्त्रीय नृत्य होते थे तो उनकी जो विधाएं होती थी उनको संरक्षण करते थे, उसमें और परिष्करण करने का प्रयोग करते थे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें आगे बढ़ती थी। तो ये हो गया घराने। तो 3-4 घराने इससे संबंधित हैं। एक हो गया महत्वपूर्ण जो घराना है, लखनऊ घराना है, वाजिद अली शाह के संरक्षण में इसका विकास हुआ था और कथक का स्वर्ण युग कहा जाता है। और फिर आता है बनारस घराना, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। बनारस घराना गंगा नदी के तट पर स्थित है।
सॉरी ये कहाँ पे गलत लिखा हुआ, लखनऊ घराने में वाजिद अली शाह है, यहाँ वाजिद अली शाह होंगे। फिर आया जयपुर घराना। जयपुर घराने में जो मुगल प्रभाव रहा, इस्लामी प्रभाव रहा, ये कम रहा, तो इसको भारतीय कथक के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इस पर विदेशी, पूरी तरह से विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब थोड़ा ही प्रभाव पड़ा। तो ये होता है। अब हम देखते हैं किताब में हमने क्या समझ लिया कि कथक क्या होते थे। तो प्राचीन काल में कथक से आशय होता है कथावाचक या कथाकार, जो नृत्य के माध्यम से प्राचीन काल में रामायण महाभारत जैसे अन्य जो पौराणिक धार्मिक कथाएं होती थी उनको नृत्य के माध्यम से प्रदर्शन किया करते थे, नृत्य किया करते थे। इसका विकास कहाँ देखने को मिलता है, तो विकास हमको भक्ति काल में देखने को मिलता है, जहाँ जो वैष्णव संत होते थे वो कृष्ण और राम के भजनों को गाया करते थे, उसमें डांस करते थे। मुगल काल में ये क्या हुआ, मंदिर के प्रांगण से निकल करके दरबार में पहुंच गया। नवाबों के समय में इसका बहुत ज्यादा स्वर्ण युग देखा जाता है। लखनऊ घराने की स्थापना ही वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुआ था, और ब्रिटिश काल में इसको थोड़ा सा इसका उपेक्षा की गई, इसको नाच कहा गया। लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमने इसका फिर से विकास किया, कई सारे संस्थान की स्थापना की ताकि इसका संरक्षण किया जा सके, इसका विकास किया जा सके। घराने क्या होते हैं, इसके घराने घराने वे परिवार या घराने वे परिवार परंपरा होते हैं। वो घराना परिवार या परंपरा जो किसी एक शास्त्रीय कला शैली को या नृत्य को पीढ़ियों से संरक्षित करते हैं, उसमें विशिष्टता लाते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा प्रमुख हो गया, लखनऊ घराना हो गया जो वाजिद अली शाह से संबंधित है, बनारस घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, उत्तर में क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं उत्तर में क्या दिया हुआ है। उत्तर में दिया हुआ है, प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कथक का वर्णन कीजिए, इससे संबंधित घरानों की विशेषताओं। कथक के बारे में बता देना है, जैसे थोड़ा सा बताया था कथक क्या होता है, कथाकार ये होते हैं, फिर प्रमुख घराने, तो ये उत्तर खत्म हो जाएगा। लेकिन किताब में थोड़ा सा ज्यादा दिया हो। कथक क्या है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। कथक शब्द का शाब्दिक अर्थ कथावाचक से होता है। कथक क्या होता है, नृत्य कोमल तथा तीक्ष्ण शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से वर्णन करने की एक कला है। यानी ये एक ऐसा नृत्य होता है जिसमें कोमल और तीक्ष्ण शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत किया जाता है। कथक नृत्य जो होता है, कथक नृत्य कथाकारों द्वारा प्रारंभ किया गया था। कथाकार अथवा कहानीकार वे लोग होते थे जो व्यापक पैमाने पर महाकाव्यों, मिथकों की वदंतियों के वृत्तांतों के आधार पर कहानियां सुनाते थे। कथावाचक क्या करते थे, महाभारत रामायण जैसी प्रसिद्ध किंवदंतियों की कहानियों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में भटकते रहते थे। जैसे ही वाद्य यंत्र बजने लगते थे, पुरुष पौराणिक पात्रों की नकल करते हुए एक स्वर में नृत्य करते थे। अब इसका विकास की बात करें, कथक का विकास, भक्ति आंदोलन में कैसा विकास, मुगल प्रभाव के समय क्या क्या प्रभाव पड़ा, वाजिद अली शाह ने क्या किया। ठीक है, ये इसका विकास समझने की कोशिश करते हैं। तो वैष्णव पंथ जिसने 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत को प्रभावित किया, उसके परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन ने कथक को प्रोत्साहन देने हेतु गीत एवं संगीत रूपों की एक संपूर्ण नवीन श्रृंखला का विकास किया। राधा कृष्ण की विषय वस्तु जैसे मीराबाई, सूरदास, नंददास, कृष्ण की रचनाओं के साथ कथक नृत्य अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुए। यानी सीधी सी बात है, इसमें कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन में जैसे ही हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा घुमावदार लिखा हुआ है, तो भक्ति आंदोलन में जो जो कृष्ण और राम की जो भक्ति में भजन गाए जाते थे, उसमें जो संत होते थे वो डांस करते थे, नृत्य करते थे, और इसी से इसका विकास हुआ है। मुगल प्रभाव के बारे में कह सकते हैं कि इसके मुगलों के आगमन से इस नृत्य शैली को एक नई गति प्राप्त हुई। अब क्या हुआ, यह नृत्य मंदिरों के प्रांगण से निकलकर राजमहल के दरबार में आ गया और प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन आवश्यक हो गया। वाजिद अली शाह ने इसको संरक्षण दिया था, जिसमें लखनऊ घराने की स्थापना हुई की थी। 19वीं शताब्दी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया। उन्होंने भाव, मनोदशा, भावनाओं की अभिव्यक्ति के आधार पर अपने सशक्त उच्चारण के साथ कथक नृत्य के लखनऊ घराने की स्थापना की। कथक का लय क्या होती है, इसमें कथक नृत्य की लय क्या होती है, तो टेक्निकली थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें इस नृत्य में क्या होता है, जो शरीर का वजन होता है वो समान रूप से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष में बटा हुआ होता है। यानी सामान्य रूप से एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और जितना बल उसका ऊर्ध्वाधर होता है वैसे क्षैतिज होता है, यानी दाएं बाएं नहीं होता कि गिर रहा है, नहीं, उसका जो वजन होता है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप समान रूप से बटा हुआ। पैरों का पूर्ण संपर्क प्रमुख महत्व का होता है, जहां केवल पैर की उंगली या पैर की एड़ी का उपयोग किया जाता है। मूल मुद्रा में नर्तक सीधा खड़ा होता है, एक हाथ को सिर के
सिर से ऊंचे रखता है और दूसरे हाथ कंधे के स्तर पर फैले हुए होते हैं। कथक के प्रमुख घराने क्या होते हैं, जैसे कि हम पढ़ के रहे हैं। कथक एक शास्त्रीय नृत्य शैली होती है जिसमें 3 प्रमुख घराने, लखनऊ घराने, बनारस, जयपुर घराना और एक होता है रायगढ़ घराना। ये भी छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आता है। इसके संस्थापक राजा चक्रधर सिंह थे। ठीक है, विभिन्न घरानों के समन्वय से इस घराने की उत्पत्ति हुई थी। अब कौन कौन सा, लखनऊ घराना हम देखते हैं, फिर कौन सा घराना देखते हैं, बनारस घराना, जयपुर घराना। ठीक है, तो लखनऊ घराना क्या है, लखनऊ घराना देखते हैं। लखनऊ घराना कथक नृत्य का सबसे लोकप्रिय घराना है। इस घराने की विशेषता यह है कि नर्तक जो होता है, जो डांसर होता है, वो कहानी को चित्रित करने के लिए सुंदर कलाई और हाथ की गति का उपयोग करते हैं। पंडित ईश्वरी प्रसाद और पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से। बनारस घराना क्या है, बनारस घराना गंगा नदी के तट पर विकसित हुआ। इसमें नर्तक जानकी प्रसाद ने इस घराने की स्थापना की थी। गीत और जटिल फुटवर्क पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उसी तरह जयपुर घराना हो गया, कुछ हद तक मुगल प्रभाव से अछूता रहा है। इसको स्वदेशी कह सकते हैं, मुगल प्रभाव नहीं पड़ा है यहाँ पे। यह घराना कथक के अधिक शुद्ध रूप का अभ्यास करता है। इस घराने की स्थापना भानुजी महाराज ने की थी। ठीक है, जयपुर घराना बड़ी ऊर्जा के साथ उग्र चालों का उपयोग करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भारत के समृद्ध साहसिक इतिहास ने सदियों से कथक नृत्य को विकसित करने में मदद की है। वर्तमान में कथक नृत्य मनोरंजन का साधन बन गया है, लेकिन प्राचीन वर्तमान में तो ये कथक नृत्य मनोरंजन का साधन बन गया है, लेकिन प्राचीन काल में यह पूजा की रस्म हुआ करती थी। कथक नृत्य की पूरी कला के दौरान नर्तक नृत्य के माध्यम से कहानियां सुनाते थे। तो अगला हमारा जो 11वां नंबर का क्वेश्चन है, वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक गीतों का वर्णन कीजिए। ऐसा है, उत्तर प्रदेश के जिस प्रकार से हमने लोक नृत्य देखे यानी डांस देखे, अब हम सॉन्ग देखेंगे। उत्तर प्रदेश के त्योहार देख सके, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियां देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के हमने त्योहार देख लिए, संस्कृति देख ली, लोक नृत्य देख लिया, डांस देख लिया। अब डांस करोगे तो ऐसे थोड़ी डांस करोगे, गीत भी तो गाना भी तो गाओगे, तो वही गीत है। तो उत्तर प्रदेश में लोकगीत, जैसे कि लोकगीत, इस प्रश्न को समझने से पहले लोकगीत को समझ लेते हैं कि लोकगीत है क्या। शास्त्रीय गीत होता है, शास्त्रीय नृत्य होता है, वैसे लोकगीत है। लोकगीत जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लोगों का गीत, आम लोगों का, आम जनमानस की इसमें भावनाएं जुड़ी होती हैं। जैसे कि आप ये किसी, अब इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखो गाँव में जाइए, कहीं फतेहपुर में, कानपुर में, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में, पूर्वांचल में जाएंगे तो शादी के समय हो गया, औरतें बैठेंगी, गाना गाने लगेंगे, पता नहीं गाली देंगी, कहीं कुछ करेंगी, मतलब उनका गाना होता है। कलेवा के समय, शादी समारोह में गाना, शादी के समय होगा, बच्चे के जन्म के समय गाना गाया जाएगा। जो औरतें जब धान बोती हैं उस समय, धान की रुपाई करती हैं, गुड़ाई करती हैं, उस समय गाना गाती हैं। यानी भिन्न भिन्न अवसरों पर ये लोकगीत गाए जाते हैं। सामान्यतः क्या होता है, जो लोकगीत होते हैं वो समूह में गाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये लोगों की, जनमानस की जो सामूहिक अनुभूतियां होती हैं, जो उनकी संवेदना होती हैं, या फिर कहें जीवन के विविध अवसरों से जुड़े होते हैं। लोकगीत जीवन के विभिन्न अवसरों से जुड़े होते हैं, लोगों की भिन्न भिन्न भावनाओं से जुड़े होते हैं। ये सहज रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, और जो इनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है वो बहुत ही समान भाषा होती है, जो आम जनमानस को समझ में आती है। उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा लोकगीतों में क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप गांव में जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि बिल्कुल देसी, जैसे फाग हो गया, सोहर हो गया, ठीक है, ये सब आला हो गया, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आला चलता है, ठीक है, ये सारी चीजें, बिरहा हो गया, तो ये लोकगीत है, इनको लोकगीत के रूप में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसका ये नहीं पता होता है कि जो लोकगीत कोई गा रहा है, मान लो कोई गाना है, लोकगीत है, लोक संगीत है, वो किसने बनाया है नहीं पता है, औरतें गाती रहती है। अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी आई, पता नहीं किसने रचा था। कोई औरत है, उसको बहुत अच्छा कर लेती थी, वो रचने लगी, गाने लगी, उसको देख के दूसरी औरतें गाने लगी, दूसरे पुरुष करने लगे वही चीज को। तो इसका पता नहीं होता, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता कि लिखा हो कहाँ पे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें चलती हैं। तो ये चीजें चलती हैं। तो चलिए हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रश्न के हिसाब से क्या उत्तर है किताब में। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक गीतों का वर्णन कीजिए। तो लोक गीत क्या होते हैं, लोक संगीत किसी भी संस्कृति में आम जनता द्वारा पारंपरिक रूप से प्रचलित गीत संगीत को बोला जाता है। यानी लोकगीत क्या होते हैं, किसी भी संस्कृति में, किसी भी क्षेत्र में जो आम जनता में पारंपरिक रूप से प्रचलित गीत संगीत होता है, उसको कहते हैं। सामान्यतः या गांव गिराव में खुद से प्रचलित या अज्ञात संगीतकारों या फिर अज्ञात रचनाकारों द्वारा रचित की हुई रचना होती है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में
अद्वितीय संगीत परंपराएं हैं। इस राज्य को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पुवैया अंग के गढ़ के रूप में माना जाता है। तो दो ही तो हिंदुस्तानी संगीत है और दक्षिण भारतीय संगीत है। हमारे भारत में जो शास्त्रीय संगीत है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, एक दक्षिण भारत का शास्त्रीय संगीत है जिसको कर्नाटक संगीत कहते हैं, संगीत शैली कहते हैं। तो हिंदुस्तानी संगीत शैली का जो विकास हुआ है ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही हुआ है। जो पूर्वांचल का क्षेत्र जो कुछ हमारा है, आजमगढ़, बहराइच, बस्ती, इधर साइड पूर्वांचल के क्षेत्र हो गए, और बंगाल में भी कुछ क्षेत्रों में, तो उसी को पुवैया अंग के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत में सोहर आता है जो बच्चे के जन्म के समय गाता है। कहारवा कहार जाति के लोगों द्वारा विवाह अवसरों पर किया जाता है। चैता होता है फागुन पूर्णिमा को गाया जाता है। जो फागुन होता है हिंदी जो महीना होता है भारतीय पंचांग के अनुसार आखिरी महीना होता है, तो चैता फागुन पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है। उसी प्रकार चना यानी भी नृत्य संगीत है। नौका झक्कड़ नाई समुदाय द्वारा किया जाता है। आला आला उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। ये महोबा में मुख्य रूप से लोकप्रिय है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में तो बहुत है। बंजारा हो गया, फिर बंजारा होता है रात के समय तेली समुदाय द्वारा किया जाता है। कजरी हो गया, जरेवा हो गया, ढोला हो गया, ये सारे लोक संगीत हैं। अब एक एक करके इनको देखते हैं। सोहर क्या होता है? पूर्वांचल विशेष करके अवध क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक गीत है। बच्चे की जन्म की खुशी में, जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय इसको गाया जाता है। इसी समय एक नृत्य भी किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है अगर देखा जाए, देखिए हमने पढ़ के आए यहाँ पे ख्याल नृत्य होता है। पुत्र के जन्म के अवसर पर ख्याल नृत्य किया जाता है और वो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। और गाना कौन सा, नृत्य करोगे तो ऐसे थोड़ी करोगे, गाना भी गाओगे तो गाने औरतें गाएंगी, तो नृत्य होगा, जो गाना होगा वो सोहर कहेंगे और जो नृत्य होगा वो कहेंगे। ठीक है। तो सोहर बच्चे के जन्म की बच्चे का जब जन्म लेता है तो उसी के अवसर पर कहारवा नृत्य कहार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। विवाह, जब विवाह होता है तो कहार जाति के लोग डोली उठाते हैं, आप सुने होंगे, वही उठाते हैं। अब तो प्रचलन बंद हो गया है, लेकिन वही उठाते थे और गाना गाते थे, तो उसको कहारवा कहते थे। उसी प्रकार चैता होता है फागुन पूर्णिमा के दौरान गाया जाता है। चना यानी एक प्रकार का इसी तरह का नृत्य संगीत है। नौका झक्कड़ क्या होता है? मुख्य रूप से नाई समुदाय द्वारा, नाई समुदाय में, नौका झक्कड़ नाई समुदाय में लोकप्रिय है और नाई लोकगीत के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार से आला है। जो आला लोकगीत क्या है? आला उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। महोबा में प्रसिद्ध है। बंजारा सॉरी बंजारा जो है ये लोक संगीत रात के दौरान तेली समुदाय द्वारा गाया जाता है। तेली समुदाय द्वारा, जो व्यापारी वर्ग होता है ना, तेली बहुत बड़ा व्यापारिक समूह था प्राचीन काल में, इन्हीं को बंजारा कहते थे। ये एक जगह से दूसरी जगह में सामान ले जाकर बेच दिया करते थे और लाभ कमाते थे। तो बंजारा रात के दौरान तेली समुदाय द्वारा गाया जाता है। उसी प्रकार कजरी होता है। कजरी क्या होता है? महिलाओं द्वारा वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। मिर्जापुर क्षेत्र में विशेष करके लोकप्रिय है। अर्ध शास्त्रीय गायन के रूप में विकसित हुआ है। बनारस घराने से थोड़ा थोड़ा मिलता है। उसी प्रकार जरेवा है। यह इस तरह के लोक संगीत लोक पत्थरों के लिए गाया जाता है। ढोला क्या होता है? उत्तर प्रदेश के आगरा और मेरठ में प्रमुखता से गाया जाता है। इस लोक गीत में कहानी के माध्यम से राजकुमार ढोला और राजकुमारी के चरित्र का वर्णन किया जाता है। जो ढोला लोकगीत में होता है उसमें ये माना जाता है कि जो ढोला है वो राजकुमार के रूप में गाया जाता है और राजकुमारी के चरित्र का चित्रण किया जाता है। इस प्रकार से हम देखें तो क्षेत्रवार उत्तर प्रदेश के लोकगीतों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। ये कुछ हो गए जो नॉर्मल तरीके से। अब क्षेत्रवार हम देख लेते हैं किस क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत प्रचलित हैं। पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत, ब्रज क्षेत्र के, पश्चिम क्षेत्र के, जो पूर्वांचल है उत्तर प्रदेश का, मान लो ये भाग है, ये ऐसे करके इसे बना दिया। ठीक है। तो ये पूर्वांचल क्षेत्र हो गया, ये ब्रज क्षेत्र हो गया, ये बुंदेलखंड हो गया, ये अवध हो गया, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ऐसे करके। तो पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत, ब्रज क्षेत्र के लोकगीत, पश्चिम क्षेत्र के लोकगीत, अवध क्षेत्र के लोकगीत, बुंदेलखंड क्षेत्र के, रुहेलखंड क्षेत्र के। रुहेलखंड कौन सा होता है? ये वाला क्षेत्र होता है। ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा। रुहेलखंड में लावड़ी और बहत्तर बील हो गया। बुंदेलखंड क्षेत्र के हरदौल, पंवारा, इसुरी फाग, आला हो गया। अवध क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत में कव्वाली, नकटा, संस्कार गीत हो गए। पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत रागिनी, होला, पूरन भगत हो गए। ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत झूला, होरी, लंगुरिया, रसिया। पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत कजरी, झूमर, बिरहा, सोहर, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है। निष्कर्ष में वही बात होगी जो पहले कही गई थी।
लोक संगीत के माध्यम से हमारी सामाजिक परंपराएं, उनका इतिहास, हमारे पूर्वजों के अनुभवों का सार समाज को सहज रूप से ही प्रकट हो जाता है। ये जितनी भी सांस्कृतिक चीजें होती, चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे कोई रीति रिवाज हो, उसके माध्यम से हमारे जो पूर्वजों के, जो हमारे इतिहास के अनुभव थे, परंपराएं थी, उनको हमको सहज रूप से उनका सार समझ में आ जाता है, हमको प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए हमको कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती है, जिसे पूर्वजों ने हमारी बड़ी तपस्या से उन अनुभवों को प्राप्त किया, जिससे आने वाली पीढ़ी को वे मार्ग सहज ही मिल जाते हैं जिसने बड़ी तपस्या से प्राप्त किया गया था। लोकगीत अनुभवों के सार गर्भित तत्व होते हैं, जो जीवन की दशा में मार्गदर्शन के लिए अपने आप में एक परिपूर्ण ग्रंथ होते हैं। हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसमें मैसेज छुपे होते हैं, बहुत ज्यादा गुप्त मैसेज, गूढ़ रहस्य। हमारे जीवन के प्रत्येक रस से संबंधित गीत समाज में प्रचलित होते हैं। जीवन का हर अनुभव इन लोक गीतों में होता है। ये लोकगीत मानव की प्रत्येक मानसिक अवस्था में उसका साथ देते हैं, चाहे उसका पत्नी का पति चला गया हो बाहर, चाहे बच्चे का जन्म हो गया हो, चाहे विवाह के समय खुशी का अवसर है, चाहे फसल कटाई के समय किसान का खुशी प्रकट करने का अवसर है, तो अलग अलग भाव, अलग अलग अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम अपना अगला क्वेश्चन चालू करते हैं। जो पहले हम क्या है कि इसके बाद हमारा 11वां हो गया, अब आता है 12वां, लेकिन 12वें से पहले हम 13वें के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये आसान है, बाद में हम 12वीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है। प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घरानों का वर्णन करते हुए उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो हमने उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय संगीत क्या देखा था, कथक देखा था। कथक के लिए विभिन्न घराने देखे थे, तो इसी प्रकार से ये कथक के लिए विभिन्न घराने और विभिन्न प्रकार के जो संगीत होते हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार के घराने होते हैं। घराने क्या होते हैं, घरानों के बारे में समझ लीजिए। घराने एक परिवार होते हैं, एक घर होता है जहाँ पे कुछ समुदाय, एक लोग रहते हैं, और वे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के तहत जो गायन की एक विशेष शैली, जैसे शास्त्रीय संगीत है, तो शास्त्रीय संगीत को जो अलग अलग क्षेत्र के लोग होंगे वो अलग अलग तरीके से गाएंगे। जैसे कोई पूर्वांचल का, जैसे बनारस में कोई लोग रह रहा है, कोई इटावा क्षेत्र में रह रहा है, कोई लखनऊ में रहे, तो वो लोग अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग उसमें कुछ विशेषताएं डेवलप कर लेंगे, उनका विकास कर लेंगे और उसी अनुसार उसको गाएंगे, तो उनमें कुछ विशेषताएं आ जाएंगी। तो इन्हीं को जो मेन जो शास्त्रीय संगीत था, मेन जो चीज थी, उसको कई भागों में बांट करके उनकी अलग अलग विशेषताएं हो गई। अब उन्हीं विशेषताओं का ये घराने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उन विशिष्टताओं को आगे ले जा रहे हैं, उनका संवर्धन कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है और आगे इसमें उत्तर में क्या दिया हुआ है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घरानों का वर्णन करते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए। तो प्रमुख संगीत घराने कौन कौन से हैं, जैसे देखिए प्रमुख संगीत घराने हैं, हम पढ़ चुके हैं लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें नहीं दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घरानों का वर्णन करते हुए उनकी विशेषताओं, तो लखनऊ घराना, बनारस घराना, इटावा घराना, अतरौली, आगरा घराना, ठीक है, ये मुगल काल के दौरान प्रमुख था, किराना घराना, अलीगढ़ घराना, सहारनपुर घराना। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में संगीत का प्रसंग वैदिक काल से ही उपलब्ध होता है, यानी हम देखते हैं कि जो वैदिक ग्रंथों की रचना रचना तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन कहते हैं कि जो लिखे गए थे वो ये उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ना, यहीं पे लिखे गए थे। तो जो साम वेद है उसमें संगीत का वर्णन मिलता है, सारे गामा पा धा नी सा, इसका वर्णन मिलता है। तो वही कह रहा है उत्तर प्रदेश में संगीत का प्रसंग वैदिक काल से ही उपलब्ध है। उपनिषदों में साम वेद के गायन संगीत वाद्यों का वर्णन मिलता है। श्रुतियों से स्पष्ट होता है कि संगीत का शुभारंभ देवी देवताओं ने किया था। अब यहाँ से मुख्य बात है, घराना क्या होता है, शास्त्रीय संगीत और नृत्य की वह परंपरा, जो घराना होता है वह परिवार होता है, घर होता है, घराना होता है, जो शास्त्रीय संगीत और नृत्य की परंपरा को एक ही श्रेणी की कला को कुछ विशेषताओं के कारण दो या अनेक उप श्रेणियों में बांटती है। यानी थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से लिखा हुआ है, अगर इसको समझा जाए तो क्या कह रहा है, घराना शास्त्रीय संगीत और नृत्य की वह परंपरा है, यानी एक परंपरा है शास्त्रीय संगीत की, नृत्य की वह परंपरा है जो एक ही श्रेणी की कला, जैसे शास्त्रीय संगीत कथक हो गए, तो एक ही श्रेणी की कला को कुछ विशेषताओं के कारण दो या
अनेक, दो या दो से अधिक या अनेक उप श्रेणियों में बांट देता है। यानी मुख्य हो गया कथक, उसके कई घराने हो गए ऐसे। तो कुछ विशेषताओं के कारण अनेक उप श्रेणियों में बांटती है। घराना शास्त्रीय संगीत की गुरु शिष्य परंपरा में प्रत्येक गुरु व उस्ताद अपने हाव भाव अपने शिष्यों को जाने देता है या देता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख घरानों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से दिया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लखनऊ घराने की हम बात कर लेते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह एक संगीत मर्मज्ञ, कला प्रेमी संगीतज्ञ थे। उनके शासनकाल को अवध को कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। उनके दरबार में ठुमरी भाव, श्रृंगार प्रधान बंदिशों का विशेष प्रचलन था। यह घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए भी प्रसिद्ध था। खुर्शीद अली खान लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह माने जाते हैं। यानी जो लखनऊ घराना था वहां पे ख्याल गायकी के पितामह कौन माने जाते हैं? खुर्शीद अली खान माने जाते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा चल रहा है दौर पे, ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने बिल्कुल विरोध ही किया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए शास्त्रीय संगीत वगैरह ये लोग डेवलप कर रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनका विकास कर रहे हैं। तो लखनऊ में वाजिद अली शाह जो अंतिम नवाब थे, उन्होंने लखनऊ घराने की स्थापना की थी। वो एक संगीत मर्मज्ञ, कला प्रेमी और संगीतज्ञ थे। इनका जब काल आया था तो अवध में कला की दृष्टि से उसको स्वर्ण काल कहा जाता है। उनके दरबार में ठुमरी भाव, श्रृंगार प्रधान जो बंदिशें होती है, उनका विशेष प्रचलन था। और ख्याल गायकी के पितामह कौन कहते हैं? खुर्शीद अली खान को कहते हैं। लखनऊ घराने के मियाँ गुलाम नबी सौरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया था। टप्पा शैली का प्रवर्तन कौन है? यानी गायकी में ही एक होती है टप्पा शैली, ख्याल गायकी। टप्पा शैली का प्रवर्तन कौन किया था? लखनऊ घराने से संबंधित मियाँ गुलाम नबी सौरी ने किया था। गजल गायक बेगम अख्तर इसी घराने की थी। वाजिद अली शाह के काल से वाजिद अली शाह के काल से ही ठुमरी को काफी लोकप्रियता मिली थी। उन्होंने स्वयं अख्तर पिया उपनाम से और उनके दरबारी बंदा दीन ने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की थी। यानी सोचिए वाजिद अली शाह ने स्वयं ठुमरी की बंदिशें तैयार किया था, और किस नाम से? अख्तर पिया के नाम से। और उनके जो दरबारी थे बंदा दिन, वो सनद पिया, ये अख्तर पिया, वो सनद पिया के नाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार करते थे। अगला जो हमारा है आगरा घराना है, फिर किराना घराना है, उसके बाद अतरौली घराना है, बनारस घराना है, सहारनपुर घराना है, इटावा घराना है, अलीगढ़ घराना है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा लखनऊ घराना हो गया, जो वाजिद अली शाह के संरक्षण में इसकी स्थापना हुई थी, और ठुमरी और संघार पर प्रधान बंदिशों का यहाँ पे चलन हुआ। आगे खुर्शीद अली खान थे, उन्हें ख्याल गायकी, खुर्शीद अली खान को क्या कहते हैं? लखनऊ घराने से संबंधित खुर्शीद अली खान को ख्याल गायकी का पितामह कहते हैं। मियाँ गुलाब नबी सौरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया था। वाजिद अली शाह स्वयं ठुमरी को काफी लोकप्रियता इनके समय मिली थी। अख्तर पिया के नाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार करते थे। ठीक है, अब आ गया आगरा घराना। मुगल काल में आगरा जो था संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। यानी मुगल काल में आगरा जो थी वो राजधानी भी कुछ समय तक रही थी, और इसके बाद क्या हुआ, जब इसको संरक्षण देना चालू कर दिया शासकों ने, औरंगजेब से पहले के जो शासक थे उन्होंने बेहतरीन संरक्षण दिया था, तो इसका क्या हुआ, संगीत का सबसे बड़ा केंद्र आगरा ही बन गया। यहाँ पर आगरे घराने का सूत्रपात किसने किया था? तो आगरा घराने का सूत्रपात श्याम रंग एवं सरस रंग ने किया था। आगरे घराने का अन्य नाम क्या है? कव्वाल बच्चा घराना भी है इनका अन्य नाम, यानी आगरा घराने का अन्य नाम कव्वाल बच्चा घराना भी है। इसका सूत्रपात श्याम रंग और सरस रंग ने किया था। इस घराने के ख्याल के साथ ही ध्रुपद और धमार में भी पारंगत थे। यानी ख्याल भी गायन करते थे, और ध्रुपद और धमार का भी गायन किया करते थे। इसके प्रमुख गायक कौन है? तो लिख सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं है लेकिन लिखा जा सकता है, एक दो याद आ जाए। फयाज खान, पंडित विशंबर दीन, भास्कर बुबा, दिलीप चंद, स्वामी वल्लभ दास, गोविंद राव, जगन्नाथ, गुड़ीदास, ये सब कह सकते हैं। किराना घराना अब आ गया। इसका मूल स्थान मुजफ्फरनगर जिले में स्थित किराना नामक स्थान था। यानी किराना घराने, जैसे कि हमने लखनऊ घराना देखा, आगरा घराना देखा, आगरा घराने की स्थापना कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं, सूत्रपात श्याम रंग और सरस रंग ने किया था। किराना घराने कहाँ है? मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव स्थित है, एक क्षेत्र स्थित है किराना, वहां पे इसकी स्थापना किसने की थी? बंदे अली खान ने की थी। किराना घराने की स्थापना
बंदे अली खान ने किया था। मुजफ्फरनगर में एक स्थान है किराना, वहां पे। ख्याल गायकी में इस घराने का अपना ही एक अलग महत्व है। इस घराने में प्रमुख गायक कौन कौन से हैं? हीराबाई, गंगूबाई, बालकृष्ण, नन्हे खान, अब्दुल करीम, अब्दुल वहीद, हंगल, सरस्वती राणे, ये सब है। अतरौली घराना क्या है? इस घराने की स्थापना, यानी किराना घराने की स्थापना मुजफ्फरनगर में एक जगह है किराना, वहां पे हुई। अतरौली घराने की स्थापना अलीगढ़ के निकट एक अतरौली गांव है, वहां पे काले खान और चांद खान द्वारा की गई थी। यानी अतरौली घराने की स्थापना अलीगढ़ के पास अतरौली एक गांव है, वहां पर काले खान और चांद खान द्वारा की गई थी। यह घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख जो गायक हैं वो दुल्लू खान, छज्जू खान, गुलाम गौस खान, केसरबाई, ये सब है। बनारस घराना क्या है? वाराणसी में संगीत को आश्रय काशीराज द्वारा मिला था। यानी वाराणसी में जो संगीत का प्रचलन हुआ काशीराज द्वारा हुआ। इस घराने के ख्याल गायन के साथ साथ, इस घराने के गायक जो थे वो ख्याल गायन के साथ साथ ठुमरी टप्पा, ठुमरी, ध्रुपद धमार, कजरी चैती, भजन गजल के गायन में पारंगत थे। ठीक है, और प्रमुख जो गायक है उनका नाम लिखा हुआ है। सहारनपुर घराना का, इस घराने की स्थापना सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा ने किया था। यानी जो सहारनपुर घराना है, यानी कई घराने हो गए, नाम भी लिख सकते हैं, छोटा जितनी भी जानकारी आपको मुख्य मुख्य चीजें जानकारी इस याद आ जाए पेपर के समय, जैसे अतलौरी घराना हो गया, उसकी स्थापना किसने की? उसकी स्थापना काले खान, चांद खान ने की, वो लिख दी जाए। ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध था, वो लिख दिया। अलीगढ़ के पास, इतना काफी है अगर याद, क्योंकि उस समय पेपर के समय याद नहीं आता बिल्कुल भी। बनारस घराने की स्थापना काशीराज द्वारा की गई। बनारस घराने काशीराज से महत्वपूर्ण स्थान, ऐसा लिख सकते हैं जब खुद ना याद आ रहा हो। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसके गायक जो थे वो ख्याल गायन के साथ साथ ठुमरी टप्पा, ध्रुपद धमार, कजरी चैती, भजन गजल भी गाते थे। इसको लेकिन प्रसिद्धि ठुमरी के लिए मिली थी। इसके प्रमुख गायक का नाम एक आधा याद आ जाए तो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सहारनपुर घराने की स्थापना सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा ने किया था। नाम तो सब उस समय लेकिन याद आएगा, खलीफा मोहम्मद जमा ने किया था। यह घराना आलाप, होरी, ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने के प्रमुख गायकों में बंदे अली खान, बहराम खान, ये सब प्रसिद्ध है। इटावा घराना क्या है? गौरी घराना के नाम से भी जाना जाता है। यह घराना सितार वादन के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। सुरजन सिंह, इनायत खान, विलायत खान, ये प्रसिद्ध गायक है। अलीगढ़ घराना, अलीगढ़ घराना देखो, अलीगढ़ घराने में ही अलीगढ़ में एक स्थान था अतरौली, तो अतरौली घराने में स्थापना काली खान, चांद खान, यानी अतरौली घराना और अलीगढ़ घराना दोनों ही अलीगढ़ में स्थित है। जो अतरौली घराना है वो अलीगढ़ के निकट एक अतरौली गांव है, वहां पे है। काले खान और चांद खान ने स्थापित किया था अलीगढ़ घराना। इस घराने का प्रारंभ 18वीं सदी के अंत में उस्ताद नत्थे खान, उनके पुत्र जोधे खान ने किया था। इसके पश्चात उनके पुत्र इमाम खान ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। इस घराने की तान प्रणाली में अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। प्रमुख गायक इस प्रकार से हैं। तो अलीगढ़ घराना भी अलीगढ़ी में है। इनको किसने? नत्थे खान और जोधे खान ने किया था। इनके पुत्र का नाम था इमाम खान, जिसने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, आगरा हो गया, किराना आदि अन्य घरानों ने शास्त्रीय संगीत के इतिहास में अनेक नए पृष्ठ जोड़े। प्रदेश के इन घरानों ने देश को ऐसे ऐसे महान गायक एवं वादक दिए जिन्होंने संगीत के इतिहास को समृद्ध किया। जो अगला जो हमारा रह गया था प्रश्न 12वां नंबर, वो है क्या है? उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय संगीत कला के विकास के ऐतिहासिक तत्वों को समझाइए। तो प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में जो शास्त्रीय संगीत कला है उसके विकास के ऐतिहासिक तथ्यों को समझाना है कि शास्त्रीय जो संगीत कला रही है वो कैसे विकसित हुई है, उसके ऐतिहासिक तथ्यों को समझाना। तो थोड़ा कहानी के रूप में समझ लेते हैं कि क्या है। शास्त्रीय संगीत होता है जो बहुत ही उसमें ध्यान दिया जाता है संगीत में। एक होता है लोक संगीत या लोकगीत, उसमें कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, सामान्य जनता वगैरह उसको गाती है, मिल करके गाती है, एक कुछ भूल जाता है दूसरे को याद आ जाता है। लेकिन जो शास्त्रीय संगीत होता है इसमें जो गायक होते हैं, जो वादक होते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं, एक एक बारीकी को बहुत ध्यान रखना होता है कि कौन सा सुर लगाना है, कौन सी लय होगी, कितनी ताल होगी, कितने घटेगा, कितने बढ़ेगा, ये सारी चीजें देखते हैं। तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो हमारे वेद रचे गए, ऐसा कहा जाता है जो वेद लिखे गए या रचे गए उनका एक बड़े भाग की रचना उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही हुई है। ठीक है, और साम वेद में संगीत की बात आई है, सारे गामा पा धा नी सा आए हैं। ठीक है, इसकी बात आई है। और आगे चलकर क्या हुआ है अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है, जिससे संगीत का बाइबिल कहा जाता है,
फिर 6वीं से 12वीं सदी के रूप में कई संगीतज्ञ हुए हैं, जिसमें से कश्यप, शार्दुल, मातंगम, अभिनव गुप्त, हरिपाल ये आते हैं। फिर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। हम ऐतिहासिक तथ्य समझ रहे हैं ना, जो शास्त्रीय क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। अगर भारत के संदर्भ में कहता तो थोड़ा सा कहीं तो मिल भी जाता, क्योंकि ये लिमिटेड है तो ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में इसमें आपको रटना ही पड़ेगा। तो क्या है कि हम पहले वेद के बारे में बता देंगे कि सामवेद की रचना यहीं पे हुई है, इसमें सारेगामा पधनिसा का बारे में आया। फिर भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। फिर 6वीं से 12वीं सदी के बीच में कई संगीतज्ञ रहे हैं, कश्यप, शार्दुल, मातंगम, अभिनव गुप्त ये हो गए। फिर खुसरो की कुछ बात करेंगे, खुसरो ने कुछ किया होगा। खुसरो ने क्या किया था कि भारत में हमारे ध्रुपद गायन शैली प्रचलित थी। ध्रुपद एक विशेष प्रकार की गायन शैली प्रचलित थी जिसको ध्रुपद गायन शैली कहते थे, जो भारतीय शैली थी। उसमें उसने क्या किया, खुसरो ने ईरानी शैली को मिला दिया और एक नई शैली का प्रचलन हुआ, जिसे ध्रुपद में जब ईरानी मिला दिया तो उसको कहते हैं ख्याल गायन शैली। ख्याल गायन शैली यानी खुसरो ने भारत में प्रचलित ध्रुपद गायन शैली में जो ध्रुपद गायन शैली थी उसमें ईरानी शैली को मिला दिया और उससे ख्याल गायन शैली का विकास हुआ। इस नवीन शैली से जो भारतीय संगीत शैली थी वो दो भागों में बैठ गई। भारतीय जो शास्त्रीय संगीत था वो दो भागों में, एक हिंदुस्तानी संगीत शैली और कर्नाटक शैली। जो हिंदुस्तानी संगीत शैली है वो जो पश्चिमी प्रभाव है या कहे जो विदेशी प्रभाव है उनसे प्रभावित दिखाई दे, और कर्नाटक शैली है वो दक्षिण भारत में के जो संगीत की शैली होती है ये विदेशी प्रभाव से प्रभावित नहीं है। तो इस प्रकार से खुसरो के समय में खुसरो ने क्या किया कि हमने देखा भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की 6वीं से 12वीं सदी के बीच में कई संगीतज्ञ आए। खुसरो ने क्या किया कि जो ध्रुपद शैली प्रचलित थी उसमें ईरानी शैली को मिलाकर ख्याल शैली का प्रचलन किया, जिससे जो भारतीय संगीत है वो दो भागों में बढ़ गए, हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली। फिर मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में भक्ति काल भी आया है। हमारे कबीर हो गए, रविदास हो गए, रामानंद हो गए, ठीक है, बहुत सारे संत हो गए, मीराबाई हो गए, सूरदास हो गए, रामचरितमानस, वाल्मीकि ने, तो ये सारे हो गए। तो इन्होंने भी संगीत का क्या कहते हैं, संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब मध्यकाल की बात करें तो इधर एक तरफ भक्ति आंदोलन के जो संत होंगे वो संगीत गाएंगे, अपनी बातों को लोगों को समझाएंगे, और दूसरी तरफ क्या करेंगे, राजा के संरक्षण में इसका विकास होगा, जिसका केंद्र बनेगा आगरा। मध्यकाल में एक बनेगा वहां पे जौनपुर में भी बहुत ज्यादा विकास हुआ है संगीत का, स्वर्ण युग कहते हैं उसको। तो मध्यकाल में एक तरफ भक्ति संतों द्वारा, भक्ति काल के संतों द्वारा, तो दूसरी तरफ राजाश्रय में संगीत कला का विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के समय भक्ति संगीत का प्रादुर्भाव हुआ। अब वल्लभाचार्य के बारे में बात कर लेते हैं। वल्लभाचार्य ने क्या किया था, स्वामी हरिदास ने क्या किया था, ठीक है, इन्होंने कितना योगदान दिया। जौनपुर के शासक सुल्तान हुसैन सरकी ने क्या किया है, इनका योगदान आता है। तो वल्लभाचार्य ने क्या किया, मध्यकाल के हैं वल्लभाचार्य ने संगीतबद्ध भजन और पदों के गायन को मंदिरों में अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित करवाया था। यानी जो भजन थे, पद थे, उनके गायन को, यानी जो संगीत थी, संगीत शास्त्रीय संगीत था या भजन थे, उनको मंदिरों में गायन, वल्लभाचार्य के योगदान के कारण उनको मंदिरों में गाया जाने लगा। इनके शिष्य सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परम नंददास ये है, ये कवि गेय पदों की रचना करते थे, यानी ऐसे पद लिखते थे जिनको गाया जा सके। स्वामी हरदास जी क्या है, ये महान संगीतज्ञ, ध्रुपद धमार के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका स्थान वृंदावन के निधिवन में माना जाता है। नाद विनाद एक ग्रंथ है, उसमें स्वामी हरदास जी के 8 शिष्यों के बारे में बताया गया है। कौन कौन है, बैजू, गोपाल, मदन राय, यानी स्वामी हरदास के 8 शिष्य को नाद विनाद एक ग्रंथ है उसमें बताया गया है। कौन है, बैजू, गोपाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर, सोमनाथ, सौरसेन, तानसेन, ये आते। तानसेन यानी इन्हीं के हैं। स्वामी हरदास ने तानसेन को राग दीपक में, बैजू को राग मेध में, राग दीपक, एक को राग दीपक में, दूसरे को राग मेध में और राग मालकांस में सिद्ध कराया था। स्वामी हरदास जी को ध्रुपद धमार का प्रवर्तक और साथ ही मंदिरों में ध्रुपद गायन द्वारा अर्चना पद्धति का भी प्रवर्तक, यानी मंदिरों में जो अर्चना पद्धति होती थी, भजन गाए जाते थे, उनका श्रेय एक तो वल्लभाचार्य को जाता है, दूसरा स्वामी हरिदास को जाता है। फिर जौनपुर के शासक सुल्तान हुसैन सरकी ने कव्वाली की धुन पर बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया था, यानी इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। टप्पा शैली का भी प्रचलन किया था। प्रख्यात संगीतकार जगन्नाथ को शाहजहां के शासनकाल में क्या था, पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 19वीं शताब्दी में वाजिद अली शाह के समय में ठुमरी का चलन अत्यधिक हुआ था।
तो ये हैं जिनके समय में, यह ऐतिहासिक तथ्य जिनके समय में ऐसे विकास हुआ। शास्त्रीय संगीत को राज्य में वाराणसी, लखनऊ, आगरा आदि घरानों ने ऊंचाइयों तक पहुंचाया, यानी यही घराने थे जिसने शास्त्रीय उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय संगीत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन घरानों ने देश को अनेक महान संगीत प्रेमी दिए, जिन्होंने गायन, वादन, नृत्य द्वारा राज्य का ही नहीं अपितु देश का भी नाम रोशन किया। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं क्या है उत्तर प्रदेश। पहले देख लेते हैं शुरुआत में क्या है। उत्तर प्रदेश संगीत कला का शुभारंभ धार्मिक प्रेरणा से हुआ था, जिसका प्रमाण हमें उत्तर वैदिक कालीन सामवेद से प्राप्त होता है। कालांतर में संगीत का धार्मिक जीवन के साथ साथ लौकिक जीवन में भी प्रवेश हुआ। गायन, वादन तथा नृत्य के नए नए प्रतिभान शैलियों का विकास, यानी ये कहने का मतलब कि जो संगीत कला शैली का शुभारंभ हुआ था, प्रारंभ में भगवान के गीत गाए जाते, जैसे वेद में लिखा है कि जो भी सूक्त रचे गए हैं वो किस लिए रिचाएं रची गई, वो देवताओं की प्रशंसा के लिए रचे गए हैं। तो उसीलिए फिर बाद में इसको जीवन के अनेक अवसरों से, जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह अवसर, इनसे जोड़ दिया गया था।